रामनिवास बेटी की ससुराल गया था। रात 12 बजे जागा तो लोकशंका करने टॉयलेट की तरफ जाने लगा तो बगल वाले कमरे में कुछ हलचल हो रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी बेटी पति शिवम के साथ संबंध स्थापित कर रही थी। तभी वह लौटकर टॉयलेट में गया और लोकशंका करके वापस लौटा तो समधन आशा रानी के रूम का दरवाजा खुला था। वह अकेली सोई थी। समधन के रूम में पहुंचते ही धीरे से दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके समधन के बगल बेड पर लेट गया और 61-62 वाली हरकत करना शुरू कर दिया। तभी वह जाग गई। रूम में अंधेरा था। वह समझी पति है जो आते वक्त रात हो गया है। फिर वह समधी रामनिवास को पति समझकर लिपटने लगी। जोश की बेलगाम मचलती जवानी की कहानी हरदोई के मंगलगंज के ग्राम मुबारकपुर की है। रामनिवास की पत्नी की 15 वर्ष पहले ही मौत हो गई थी। उसकी इकलौती बेटी की शादी कुछ माह पहले शिवम से की थी। शिवम का पिता आशाराम राजमिस्त्री है। वह ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। उसकी पत्नी परिवार के साथ घर पर रहती थी। बेटी की शादी करने के बाद रामनिवास का बेटी के ससुराल आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान बेटी की सास यानी समधन से रामनिवास का दिल लग गया। उधर समधन भी जिस्म की प्यास से तड़प रही थी और इधर रामनिवास भी 15 सालों से 61-62 करने के लिए तड़प रहा था। दोनों को जिस्म की प्यास सता रही थी मगर दोनों किसी से कह नहीं पाते थे। बस मजाक मजाक में ही रामनिवास समधन से मांगने लगा। समधन मुस्कुरा कर रह गई। जो कहावत लोग कहते हैं जो हंसी वो फंसी, ठीक वही लागू हो गया। एक रात समधी रामनिवास बेटी की ससुराल में रुका था। उधर बेटी का ससुर आसाराम भी घर पर नहीं था तो रामनिवास का समधन के बारे में सोच सोचकर दिल धड़क रहा था। कैसे कहूँ कैसे मांगू यही सोच रहा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर रात में वह लघुशंका करने गया तो बेटी के कमरे से कुछ अजीबो आवाजें आ रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो बेटी पति शिवम के साथ संबंध स्थापित कर रही थी। फिर उसकी धड़कनें और बढ़ गई और वह लघुशंका करके लौटा और वह अपने आप को रोक नहीं पाया। सीधे समधन के कमरे में चला गया। दरवाजा खुला था। अंदर जाकर बंद कर लिया और फिर रूम का लाइट बुझाकर समधन के बगल लेट गया और हरकत करना शुरू कर दिया। तभी वह जाग गई तो समझी कि पति है। काम करके वापस लौटने में देर हो गई होगी तो सीधे मेरे पास आ गया है। वह असमंजस में थी कि कभी वह इस तरह हरकत नहीं करते। आज क्या बात है। मगर रामनिवास के हरकतों से धीरे धीरे समधन गर्म हो गई और एकाएक समधी को नागिन की तरह लिपट गई। अब क्या था, दोनों जवानी की मस्ती में चूर। न तेरा कसूर न मेरा कसूर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। यही दोनों के बीच होने लगा और दोनों वर्षों के प्यासे बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाने लगे। समधन तो हैरान थी कि आखिर क्या बात है जो आज इतना दमदार बैटिंग कर रहे हैं। तभी रात के अंधेरे में रामनिवास बोल उठा, समधन जी आज 15 वर्षों बाद मैंने बैटिंग किया है। अपना बैट लेकर 15 सालों बाद मैदान में उतरा हूँ। तभी समधन बोली, आप बहुत अच्छा बैटिंग करते हो। आज तो आपने मेरी आत्मा तृप्त कर दी। इतना आनंद पहले कभी नहीं आया। अब दोनों का 61-62 गेम सारी रात चलता रहा। समधन और समधी दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। अब दोनों खुलकर 61-62 गेम खेलना चाहते थे कि बाउंड्री का कोई रोक टोक ना हो। इसलिए दोनों ने घर से भागने का फैसला ले लिया क्योंकि दोनों की प्यास दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए दोनों घर से भाग गए। आशा रानी अपने घर से जेवर और कुछ नकदी लेकर भागी। इधर आसाराम पत्नी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर रामनिवास समधन आशा रानी के साथ परदेश में मजे करने लगा और जेवर बेचकर खर्चा पानी चलाने लगा। और जब रुपए समाप्त हो गए तो रामनिवास घर आने पर मजबूर हो गया और समधन आशा के साथ घर लौटने का मन बना लिया। समाज में बदनामी के डर से और शर्म से वह बहुत परेशान था और आशा भी यही सोच रही थी कि वापस जाने पर दुनिया, गांव के लोग, समाज क्या कहेंगे। यही सोचकर दोनों ने सुसाइड करने का फैसला ले लिया और वह दिल्ली से वापस घर आने के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट लेकर चल दिए। फिर जहानी खेड़ के रेलवे लाइन पर ट्रेन के आगे कूदकर दोनों ने जान दे दी। कूदने से पहले वह कुछ रेलवे कर्मचारी को अपने अवैध संबंध के बारे में बताए भी। सुबह जब लोग देखे तो उन दोनों के लाश के पास पॉकेट में आधार कार्ड था। उसी से दोनों की पहचान की गई। फिर उनके परिवार को सूचना दी गई। यह बताया गया कि दोनों समाज में कलंकित होने के नाते यह कदम उठाया। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे बुरे कर्मों से दूर रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को